हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीएसई 134 बुक के सेकंड खंड की शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेकंड खंड। दूसरा खंड शुरुआत करते हैं जो है दृष्टिकोण। इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण जानेंगे, किन किन दृष्टिकोणों से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस खंड की पहली इकाई यानी कि इकाई 4 पढ़ेंगे जो है यथार्थवाद। ये हमने पहली इकाई में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगर आप वहाँ से पढ़ चुके हैं तो आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाने वाला है। इसको ही हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इस गाइस में हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रहेंगे यथार्थवाद। इसका मेन मुख्य अवधारणा कौन सी रहेंगी, शास्त्रीय यथार्थवाद और यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद की आलोचना क्यों की गई। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। ये एक ही पॉइंट्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वही हम समझेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेन यही क्वेश्चन है, यथार्थवाद क्या है और इसकी आलोचना क्यों की गई। तो गाइस, पहले थोड़ी प्रस्तावना देख लेते हैं, इससे हमें थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए, हमें आइडिया हो जाएगा इस इकाई में है क्या। तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के लिए हमें दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये, जिसमें हम मानव स्वभाव से रिलेट करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य विचारधाराएं रहेंगी, अवधारणाएं रहेंगी, वही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। संघर्षपूर्ण प्रकृति को दिखाता है इसमें राष्ट्र शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संघर्षपूर्ण प्रकृति का परिचय देता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद का अध्ययन करने के लिए कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे कि यथार्थवाद के मूल सिद्धांत होते हैं, कुछ वैचारिक धारणाएं होती हैं। तो उन्हीं धारणाओं के बारे में हम जानेंगे। यथार्थवाद के आलोचक क्या कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस इकाई को समझना। इसकी शुरुआत करते हैं हम यथार्थवाद से। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, यथार्थवाद होता क्या है। तो यथार्थवाद एक दृष्टिकोण है जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनको समझते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य धारणाएं रहेंगी वो जान लेते हैं। सिद्धांतिक दृष्टिकोण कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास है, एक तार्किक विश्वास है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। तो इस पूरी बुक का बेस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मान के चल सकते हैं हम इस बुक का। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे कि मानव का स्वभाव होता है स्वार्थी, तो हम राष्ट्रों का स्वभाव वैसा मान सकते हैं, राज्य का स्वभाव वैसा मान सकते हैं, ये यथार्थवादियों का मानना है। मनुष्य के साथ सहयोग और शांति से रहना पसंद करता है, एक सामाजिक पशु है मनुष्य यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग, जो अन्य मनुष्यों के साथ सहयोग और शांति से रहना पसंद करता है। ये धारणाएं मिलकर एक समस्या की व्याख्या करने में मदद करती हैं, जो कि आईआर के दृष्टिकोण यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण की स्थापना करती है या फिर उत्पन्न करती है, हम कह सकते हैं। इन कारणों में यथार्थवाद के मूल्य मान्यताएं कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ बनाने के लिए उपयोगी हैं। इसमें हमें 3 ही बातें याद रखनी है। पहला कि राज्य अराजक है, उस पर किसी का स्थानीय अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है कि मानव के व्यवहार की तरह दिखाया गया है, मानवीयकरण किया गया है। हम ये कह सकते हैं मानव को दोषी ठहराया जाएगा अगर युद्ध होता है तो। यानी कि इसमें पहला पॉइंट आ जाता है वो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मुख्य कर्ता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संप्रभुता, राज्य या फिर राज्यों के मध्य संघर्ष होना, युद्ध होना, इसकी संप्रभुता, राज्यों के बीच में संपर्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मूल्य है। यानी कि जो राजनीति को संभालने वाला है उसके जो राजनीतिक के मूल्य हैं, राजनीतिक के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चलती है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य संप्रभु, एकात्मकता और तर्कसंगता करता है। कम वैचारिक स्तर पर संप्रभुता राज्य निश्चित करने के लिए शक्तिशाली होना चाहिए। IR इसमें अगर हम इजीली इसको समझें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सभी राज्य अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, क्योंकि सभी राज्यों को एक सुरक्षा इशू दिखता है दूसरे राज्य से कि अगर दूसरे राज्य के पास अधिक शक्ति हो जाती है तो हमारी जो सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। इसलिए सभी राज्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी राज्य शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। सभी राज्य अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे रहते हैं ताकि अपने राज्य के लिए महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा कर सकें। इसी के चलते हथियारों की दौड़ का दौर भी आरंभ हुआ था सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि शत्रु की शक्ति कम की जा सके या फिर शत्रु को हराया जा सके। अगर कोई दूसरा राज्य हमला करता है तो उससे बचा जा सके। तो इसमें मेन जो कहना चाह रहा है तो वो यही है कि सभी राज्य शक्तिशाली होना चाहते हैं निश्चित रूप से। दूसरा आ जाता है IR अपने चरित्र से अराजक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं जो वो चरित्र से अराजक है, यानी कि राज्य अराजकता का प्रतीक है। अराजक का मेन है कि उसके ऊपर कोई भी राज नहीं कर सकता, उस पे निश्चित तौर पे किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता। सत्ता साधक है, यानी कि राज्य पे सत्ता साधक है, जो उसकी साधना करेगा उसी का होगा, यानी कि कभी भी राज्य किसी का भी हो सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि इसी का है तो इसी का ही रहेगा। इसीलिए इसका चरित्र अराजक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये इसकी विशेषता है अराजकता। इसकी वजह से एक असुरक्षा बनी रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है, डर रहता है। इसी वजह से सभी राज्य इस डर से बाहर निकलने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को और अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्षमताओं को बढ़ाते रहते हैं। सैन्य शक्ति, तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। दुर्जय बने रहना चाहते हैं सभी राज्यों का जीवन और सुरक्षा जोखिम में आ सकती है, ऐसा अराजकता के अंतर्गत आ जाता है। संसाधनों पर नियंत्रण और विश्व राजनीति के लिए मौलिक है, यानी कि जो भौतिक संसाधन हैं उन पे अधिकतम नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं सभी राज्य, जैसे कि जो किसी देश के पास है और किसी के पास नहीं है। जैसे कि तेल हो गया, सभी देश में नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ऐसे में सभी अपने भौतिक संसाधनों को कंट्रोल करना चाहते हैं। भौतिक संसाधन बहुतायत में नहीं होता, कहीं कहीं होता है, हर किसी के पास नहीं होता, तो उनको बचाने के लिए भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ता है। तो यथार्थवादी जो अध्ययन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, वो मानव के निराशावादी नेचर के अकॉर्डिंग अध्ययन करते हैं, यानी कि जिस तरह मनुष्य कठोर होता है, गरीब, क्रूर, लालची, इस तरह का बिहेवियर है जो राज्यों का होता है यथार्थवादियों के अकॉर्डिंग। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संप्रभु राज्य ही पूर्णकर्ता होता है, यानी कि जो अपने आप में शक्तिशाली होता है वही राज्य में पूर्णकर्ता होता है। राज्य थोपने के लिए किसी भी कमी की वजह, यानी कि राज्य अराजक व्यवस्था है और उस पर कोई भी स्वार्थी राज्य हासिल कर सकता है। इसी वजह से राज्य में बड़ी सुरक्षा चिंता होती है और इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी शक्तियों का संचय करते हैं, यानी कि शक्तियों को बढ़ाने में लगे रहते हैं। राज्यों के व्यवहार में स्वार्थपूर्णता है, यानी कि सभी राज्यों में या तो राष्ट्रहित के लिए स्वार्थ है या फिर दूसरे राज्यों पे हक जमाने के लिए, दूसरे राज्यों को हासिल करने के लिए स्वार्थ है।
यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उसके घटक राज्यों की सापेक्ष शक्ति द्वारा आकार और स्थिरता दी जा सकती है। यानी कि अगर सभी की शक्ति समान हो जाए तो स्थिरता आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। वैश्विक या क्षेत्रीय पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का विश्लेषण करते समय व्यवस्था की ध्रुवीय और यथार्थवादी उपकरण हैं। यानी कि यथार्थवादी की अराजकतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल इस युद्ध की दृढ़ता को समझने में मदद करता है कि राजनीतिक उद्देश्यों की खोज में दो या दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीयकर्ताओं के बीच बड़े पैमाने में संगठन ए हिंसा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें दो बड़ी बड़ी शक्तियां अगर आमने सामने हो तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये था यथार्थवाद। यथार्थवाद में आ जाता है शास्त्रीय यथार्थवाद। शास्त्रीय यथार्थवाद को ही कहते हैं। एक लंबी और समृद्ध बौद्धिक परंपरा विरासत में मिली है यथार्थवाद में। इसके प्रमुख दावों को ग्रीस, रोम, भारत, चीन महत्वपूर्ण कार्य में पाया गया है। विद्वानों का सुझाव है कि ग्रीक दार्शनिक थायोसाइड का द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर नैतिकता के निरोधक प्रभावों के बारे में यथार्थवादी दार्शनिकता पे नोट करते हुए लिखते हैं कि जो सही है वह केवल बराबर वाला के बीच मायने रखता है, अन्यथा मजबूत वही करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमजोरों को वही भुगतना पड़ता है जो उन्हें करना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राज्य के अस्तित्व और विस्तार के संबंध रखता है। इसमें इतालवी राजनीतिक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली ने शासक को मजबूत और कुशल होने और मुख्य रूप से सत्ता को सुरक्षा से संबंधित होने की सलाह दी है। इसके अलावा ऐसा शासक व्यक्तिगत नैतिकता से बाध्य नहीं होता। राज्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला कोई भी कार्य एक अंतर्निहित औचित्य है। यथार्थवादियों ने थॉमस हॉब्स और प्रकृति की स्थिति की उनकी धारणा से बहुत सीखी। हॉब्स के तहत आदमी की प्रकृति की स्थिति में आधुनिक राज्य एक तर्कसंगत स्वार्थी करता है जो मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा और समाधान से संबंधित है। एक निष्पक्ष शासक की अनुपस्थिति में उल्लंघन करने वालों को दंड करना, उससे आदेश को लागू करने के लिए होब्स ने सर्वोच्च और आत्म केंद्रित व्यक्ति लगातार अपनी रुचि को नियंत्रित किए बिना संघर्ष को सुलझाने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के स्थिति में व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीता है जो एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा है। एक ही अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में रहने वाला राज्य का ही सच यही है। यानी कि एक निराशावादी व्यक्ति की एक नेगेटिव इमेज प्रेजेंट करता है इंसान की एक राज्य के इक्वल, यानी कि एक राज्य का स्वभाव एक नेगेटिव ह्यूमन के इक्वल होता है। हम ये कह सकते हैं एक नेगेटिव ह्यूमन के स्वभाव के इक्वल होता है जो कि एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अवधारणाएं तर्कसंगतकर्ताओं द्वारा रचा बसा हुआ आंतरिक रूप से अराजक होने के नाते और राज्यों को अपनी शक्तियों को बढ़ाने और आवश्यक भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की मांग करने वाले राज्यों को यथार्थवाद मूल्यों के तत्व बनाने में काफी समय लगा। तो ये थी कुछ मौलिक धारणाएं यथार्थवादियों की। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, पहली 4 लाइंस, इसी में पूरा यथार्थवाद आ जाता है, यही यथार्थवाद के अंदर है। एडो हेटलेट कार एक प्रसिद्ध इतिहासकार, सिद्धांतकार, राजनयिक और ब्रिटिश मूल के पत्रकार थे। अपनी पुस्तक द
द 1080 एयर्स क्राइसिस में 1919 से 1939 में कार ने यथार्थवादी सोच पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव का विकास करने का लक्ष्य रखा था और यहीं से यथार्थवादी आधारों की शुरुआत हुई थी। शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार शक्ति की इच्छा और अधिक शक्ति संचय करना मानव स्वभाव में निहित है। वो तो एक एग्जाम्पल था जो उस बुक के अंतर्गत आ जाता है। हमें सिर्फ शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में जानना है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार शक्ति की इच्छा, अधिक शक्ति को इकट्ठा करना मानव स्वभाव में होता है। यह समझ में आता है राज्य लगातार संयम के बिना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में संघर्ष करते रहते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद मानव स्वभाव के संदर्भ में संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्ति की व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए आक्रामक राजनेता द्वारा या घरेलू राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लचीले सक्रिय समूहों को सब सेवा वाली विस्तारवादी विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने में अवसर दिया जाता है। शास्त्रीय यथार्थवाद के क्या सिद्धांत रहे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति की राजनीति है, यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीतिक यथार्थवाद कहा जा सकता है। यह यथार्थवादियों का दावा है कि कोई आदर्शवाद नहीं होता, कोई अभिलक्षी सोच नहीं है। वैश्विक राजनीति का लक्ष्य शक्ति और स्वार्थ है। तो यही शास्त्रीय यथार्थवाद है। यही कारण है कि शास्त्रीय यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का मॉडल कह सकते हैं। मॉर्गेथाउ ने लिखा कि शक्ति के लिए एक संघर्ष है और इसका अंतिम उद्देश्य जो भी हो, शक्ति इसका तत्काल लक्ष्य है और अर्जित करना, बनाए रखना और प्रदर्शन करने के तरीके राजनीतिक कार्रवाई की तकनीक पर आधारित करते हैं। और यही यानी कि शक्ति को ही यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मॉडल शक्ति पर आधारित रखा। राज्य अहमवाद और संघर्ष मानव स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी है। दूसरे शब्दों में कहें तो अहंकार मानव का स्वभाव है। ठीक उसी तरह राज्य के संदर्भ में भी यह सच है। राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के संदर्भ में संचालित है। इसलिए यथार्थवादी सिद्धांत के मूल विषय को इस समीकरण में अभिव्यक्त किया गया है। अहंकार प्लस अराजकता इक्वल टू शक्ति की राजनीति। इतना बहुत होगा समझने के लिए, यानी कि अहंकार और अराजकता जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इक्वल टू शक्ति का प्रदर्शन होता है। जब डर होता है अराजकता का और अहंकार होता है उसे बचाने का, तो सारी शक्ति लगा दी जाती है राजनीति के थ्रू। शास्त्रीय यथार्थवाद का एक विशेष लक्ष्य यह अहमवाद के संदर्भ में शक्ति की राजनीति को स्पष्ट रूप से समझता है, जो कि मैंने अभी बताया। मानव स्वार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के इस विचार में आईआर की यथार्थवादी समझ को किस प्रकार आकार दिया? 3 तर्क महत्वपूर्ण हैं। पहला, यथार्थवादी स्वीकार करते हैं कि विश्व शासन या फिर विश्व सरकार का कोई भी रूप कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की स्थिति है जो कि प्रभाव में है अंतर्गत संचालित होती है, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई भी निश्चित रूप से राजनीति नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र इसलिए खतरनाक और अनिश्चित है जिसमें आदेश और स्थिरता हमेशा नियम के बजाय अपवाद होते हैं। दूसरा, मैकियावेली और होब्स ने व्यक्ति की प्रकृति के विवरण में एक संकेत लाते हुए यथार्थवादियों ने कहा कि राज्य
तर्कसंगत, स्वार्थी, स्वहित द्वारा निर्देशित और सुसंगत इकाई के रूप में काम करता है। स्वयं को विश्व मंच पे सबसे महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में मानते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राज्य संबंध में यथार्थवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से राज्य केंद्रित है। तीसरा मेन पॉइंट जो है वो है महत्वपूर्ण रूप से तथ्य है कि राज्य ऐसे लोगों से बने हैं जो लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, लालची, सत्ता में लुप्त हैं। राज्य का व्यवहार इसलिए अनिवार्य रूप से इन्हीं विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। इसलिए मानव अहमवाद राज्य अहमवाद को निर्धारित करता है, या फिर जैसे मोर्गेथाउ कहते हैं कि सामाजिक जहाज एक मानव की प्रकृति का चित्रण करता है। जिस तरह मानव अहमवाद व्यक्तियों और समूहों को संघर्ष की ओर ले जाते हैं, राज्य अहमवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपरिहार्य प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी से चिन्हित करता है। ये थे कुछ पॉइंट जिससे हम समझ सकते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। एक तर्कसंगत शासनकाल राष्ट्रीय हित में कार्य करते हैं, यानी कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्तियों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे स्थिति को समझने के लिए भी शास्त्रीय यथार्थवाद का उपयोग किया जाता है। इसमें मोर्गेथाउ ने 6 सिद्धांत दिए जो कि राजनीतिक और वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित हैं। इनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। दूसरा, कुंजी शक्ति राजनीति को समझने की कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। तीसरा, राज्य शक्ति के रूप में और स्वरूप, समय, स्थान और संदर्भ में भिन्न होंगे, लेकिन हित की अवधारणा सुसंगत रहती है। चौथा सिद्धांत है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धि राज्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते, हालांकि राजनीतिक कार्रवाई में नैतिक महत्व के बारे में जागरूकता से इनकार नहीं करते हैं। पांचवा सिद्धांत नैतिक आकांक्षा एक विशेष राष्ट्र के लिए विशिष्ट है। नैतिक सिद्धांतों का कोई सार्वभौमिक सहमत व्यवस्था नहीं है। छठा सिद्धांत है राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति राष्ट्र की शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो ये 6 सिद्धांत हम पहली इकाई में पढ़ चुके हैं। पहली इकाई बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है, तो वो आप ज़रूर देखें क्योंकि वो पूरी बुक का बेस होती है पहली इकाई। अगर आप पहली इकाई अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पूरी बुक इजीली समझ में आ जाती है। राष्ट्रीय हित साधन राजनीतिक नैतिकता यथार्थवादी परंपरा में शासनकाल के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक राष्ट्र हित के बारे में चिंता करता है, यानी कि एक अच्छा नेता राष्ट्र के हित के लिए कार्य करता है तो एक अच्छा नेता होना भी ज़रूरी है। यह चिंता राजनीतिक नैतिकता पर यथार्थवादी रुख को उजागर करती है। यह राजनीतिक नैतिकता की राष्ट्रीय आधारित अवधारणा नहीं बल्कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जो कि परिस्थितियों में सभी राज्यों पर लागू होता है। वास्तव में यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रवृत्ति के 7 समस्याओं में से एक यह है। आमतौर पर राष्ट्रीय हित के लक्ष्य के मार्ग में आते हैं, और उदाहरण के तौर पर हम मानव अधिकारों की रक्षा करना या फिर लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और भलाई की रक्षा करने के लिए दावा करते हैं। तो इसमें एक अच्छे नेता होने की भी ज़रूरत है। शक्ति की राजनीति का मतलब अंतहीन संघर्ष और युद्ध नहीं है। राष्ट्रीय हित के बारे में गणना करना कोई इनकार नहीं कर सकता। यह तय करने के लिए सुनिश्चित
अधिकार प्रदान किए करते हैं कि कब, कहां और क्यों युद्ध लड़े जाने चाहिए। यथार्थवाद आमतौर पर अंतहीन युद्ध के विचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन शास्त्रीय यथार्थवादों के अक्सर युद्ध और आक्रमण विदेश नीति का विरोध करते हैं। ये एक तरीके से रिफरेंस कह सकते हैं हम। उनके विचारों और युद्ध को केवल तब लड़ा जाना चाहिए जब महत्वपूर्ण राष्ट्र हित दांव पर हो। यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद के अकॉर्डिंग रूल होते हैं युद्ध लड़ने के भी, वो शास्त्रीय यथार्थवाद में आ जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वियतनाम युद्ध और इराक युद्ध के। अंत में यथार्थवाद का व्यवस्थित सिद्धांत अराजकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, जिसमें संप्रभु राज्य की कार्यवाही केवल शक्ति द्वारा सीमित होती है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की एक सरलीकृत मॉडल प्रस्तुत करता है जो युद्ध की दुर्ग्रह को संबोधित करता है, लेकिन आईआर के कई अन्य पहलू को पकड़ने में नाकामयाब रहा है। अंत में एक बार फिर से दोहराने के लिए सभी यथार्थवाद 3 मौलिक विचारों के महत्व पर सहमत होते हैं: राज्यवाद, अस्तित्ववाद और स्वयं सहायता। स्वयं सहायता यानी कि युद्ध की स्थिति में स्वयं की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है, स्वयं का अस्तित्व स्वयं बनाए रखना पड़ता है। राज्यवाद के चलते विस्तार करना या फिर विस्तार से स्वयं को बचाना, वो स्वयं देखना पड़ता है। नव यथार्थवाद आ जाता है तो नव यथार्थवाद 1970 के दशक में नए विचारों का उदय हुआ था। उनमें से कुछ शास्त्रीय यथार्थवाद मान्यताओं की आलोचक थे, यानी कि कैथरीन वॉल्टिज ने कहा, एक साथ इन विचारों को नव यथार्थवाद या फिर रचनात्मक यथार्थवाद के रूप में ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम पहली इकाई में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। वॉल्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत को विश्लेषण के 3 स्तर होते हैं: व्यक्ति, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर विकसित किया जाना चाहिए। शास्त्रीय यथार्थवाद का प्रमुख दोष यह है कि वह राज्य के एक ऊपरी स्तर पर व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं है। शास्त्रीय यथार्थवाद केवल राज्यों की प्रकृति और कार्य के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता है, यानी कि ये उसका हम कह सकते हैं अपडेट है। एक नव यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद का अपडेट बोल सकते हैं। तो इसमें शास्त्रीय यथार्थवाद में केवल राज्य की प्रकृति और कार्य इसके विषय में ही व्याख्या करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अहमवाद और राष्ट्रीय हित शास्त्रीय यथार्थवाद के मूल हैं। वॉल्ट एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रचना के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ प्रकृति और कार्य की बात हो रही थी, इन्होंने व्यवहार भी जोड़ दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो शास्त्रीय यथार्थवाद अंदर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करता है, और नव यथार्थवाद अपनी बाहर के संदर्भ में व्याख्या करता है, यानी कि बाहरी तौर पे नव यथार्थवाद व्याख्या करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। राज्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने के संदर्भ में नव यथार्थवाद अराजकता के निहितार्थ पर जोर देता है। इस तथ्य में अंतर्राष्ट्रीय जीवन स्तंभ की विशेषताएं, राज्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय तत्व एक क्षेत्र के भीतर काम करते हैं जिसमें कोई औपचारिक केंद्र अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यों के व्यवहार को कैसे आकार देता है और क्यों। नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अराजकता सहयोग की बजाय संघर्ष की ओर अभिमुख चलाए समझते हैं। वॉल्ट सिस्टम सिद्धांतों से आकर्षित होते हैं। सिस्टम एक संरचना और उसकी परस्पर क्रिया करने वाली इकाइयों से बना होता है। जैसे कि राजनीतिक संरचनाओं के 3 तत्व हैं: एक आदेश सिद्धांत यानी कि अराजकता, इकाइयों का चरित्र यानी कि कार्यात्मकता,
और क्षमताओं का वितरण। तो इन 3 तत्वों के आधार पर राजनीतिक संरचना बनी होती है। वोल्ट का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के 2 तत्व होते हैं। उच्च अधिकार की कमी का मतलब है कि इसका आदेश सिद्धांत अराजकता है। स्व सहायता का मतलब है कि सभी इकाइयां कार्यात्मक रूप से समान हैं। एक संरचनात्मक जड़ क्षमता का वितरण जिसे मुख्य अंतर्ध्रुवी और बहुध्रुवीय व्यवस्था के मध्य पड़ रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अराजक विषम व्यवस्था में जहां सभी राज्य सुरक्षा के प्रति सजग हैं, राज्यों के बीच शक्ति का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक क्षमता होती है। यह विश्व राजनीति को आकार देते हैं। अराजकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संगठित सिद्धांत है। शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच बुनियादी अंतर राज्यों की प्राथमिकता के स्रोत और विषय वस्तु पर उसके विपरीत विचार। यानी कि शास्त्रीय यथार्थवाद के विपरीत नव यथार्थवाद में भिन्न राज्यों के आंतरिक बनावट को बाहर करता है। मोर्गेथ्यू का शास्त्रीय यथार्थवाद इस धारणा पर निर्भर था कि राज्यों के नेता सत्ता के लिए अपनी लालसा से प्रेरित हैं। इसके विपरीत वोल्ट्स का सिद्धांत नेता की प्रेरणा और राज्य की विशेषता को अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के लिए कार्यात्मक चर के रूप में छोड़ देता है। न्यूनतम अनुमान के अलावा जिसे राज्यों को बने रहने की तलाश है। दूसरे शब्दों में कहें तो 2 मान्यताओं को अनदेखा किया है वोल्ट्स ने, जो शास्त्रीय यथार्थवाद में महत्वपूर्ण है, अर्थात राज्य द्वारा अहमवाद और शक्ति संवर्धन। इसके बजाय तीसरी धारणा को मानते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता। इस पॉइंट में यही सब है। इससे आगे अगर हम संघर्ष के बारे में जानें तो संघर्ष के बारे में 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अराजक आवश्यक रूप से तनाव संघर्ष का कारण बनती है। पहला है राज्य अलग स्वत और औपचारिक रूप से समान राजनीतिक इकाइयां अपने हितों का एहसास करने के लिए स्वयं अपने संसाधनों पर निर्भर रहना, स्व सहायता कह सकते हैं हम इसे। दूसरा, राज्यों के बीच संबंध हमेशा अनिश्चित और संदेह द्वारा विशेषित होते हैं। इसे सुरक्षा दुविधा कह सकते हैं, यानी कि हमेशा डर बना रहता है दूसरे राज्यों द्वारा, ताकतवर राज्यों द्वारा हमला करने पर तो उसको रोकने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता होना भी जरूरी है ताकि स्वयं सहायता कर सके, अपने और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तीसरा आ जाता है संघर्ष को इस तथ्य से भी प्रोत्साहित किया जाता है कि राज्य मुख्य रूप से अन्य राज्यों की अपेक्षा में किस स्थिति में है, उस स्थिति को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। सापेक्ष लाभ कमाने के साथ साथ राष्ट्र की स्थिति को प्रभावशाली बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा यह सहयोग को हतोत्साहित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रभावशीलता को कम करता है। हालांकि सभी राज्यों की किसी विशेष कार्य या फिर नीति से लाभान्वित हो सकते हैं, प्रत्येक राज्य वास्तव में इस बात से अधिक चिंतित है कि अन्य राज्य इससे कितना लाभान्वित होगा। यानी कि शून्य योग पे काम करते हैं कि या तो लाभ ही होना चाहिए या नुकसान ही होना चाहिए। हालांकि इस तरह की नव यथार्थवाद सोच का यथार्थवादी परंपरा के भीतर बाहर दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1990 के दशक के बाद से कई बार यथार्थवादी सिद्धांतों ने अन्य सिद्धांतों को मान्यताओं का उपयोग करने का प्रयास किया है, जैसे कि नव शास्त्रीय यथार्थवाद या फिर उत्तर नव यथार्थवाद कहा जा सकता है। यथार्थवाद में नया उपवर्ग सुरक्षा दुविधा में यही आ जाता है। यह मानव व्यक्तिगत और राज्य स्तरीकरण
कारणों की बजाय व्यवस्थागत कारणों को देखकर ऐसा करता है, यानी कि इसका मतलब है यह मानव स्वभाव पर कम और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अराजक ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें राज्यों का संचालन होता है। कैथरीन वॉल्स कहते हैं अपने दृष्टिकोण में मैथ्यू के बीच अंतर करते हुए कहते हैं कि जबकि शास्त्रीय यथार्थवाद स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले इंसानों के पैरों के तले युद्ध की जिम्मेदारी होती है, यानी कि इंसानों पे आती है युद्ध की जिम्मेदारी। वॉल्स कहते हैं युद्ध के आग्रह की के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकता जिम्मेदार होती है, ना कि इंसान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, इस वजह से युद्ध की कंडीशन आती है, ना कि इंसानों की वजह से। उन्होंने दावा किया कि राज्य सुरक्षा दुविधा के शिकार हैं, जिस वजह से वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्यों की सुरक्षा को खतरा देखकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यथार्थवाद की सर्व सहायता की अवधारणा को मानते हुए वोट्स का तर्क है कि अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के लिए एकमात्र तर्कसंगत कार्रवाई पर्याप्त सैन्य और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना है, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए शक्तियों को बढ़ाना एकमात्र कार्य है जो कि वो करते हैं, ताकि वह आक्रमण या फिर विरोधियों से स्वयं को बचा सकें, अपने रक्षा कर सकें। ऐसा करने से यह नए हथियारों में निवेश कर सकते हैं, अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं जो किसी संकट में उनकी सहायता कर सके। दुर्भाग्य से आत्मरक्षा की दिशा में एक कदम पड़ोसी राज्यों को धमकी भरे लगते हैं। उन्हें अपने स्वयं के सैन्य निर्माण और गठजोड़ करने की प्रक्रिया मजबूत करते रहना, ताकि वे अपने आप को हमले की स्थिति में सुरक्षित कर पाएं। स्वयं की सहायता की रणनीतियों बनाना, हथियारों की दौड़ में हर राज्य दूसरे राज्यों पर कार्रवाई के जवाब में अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण करता है, यह सुरक्षा दुविधा का रहस्य है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य क्षमता का यूज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संघर्ष और युद्धों के आग्रह को समझने के लिए नव यथार्थवाद इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शक्ति संतुलन या फिर ध्रुवीयता और स्थिरता की, तो इसमें तथ्य यह है कि राज्यों की अन्य राज्यों के साथ शत्रुता व्यवहार की प्रवृत्ति है, परंतु ये अनिवार्य रूप से रक्तपात और खुली हिंसा के कारण नहीं बनती। नव यथार्थवाद सामान्य रूप से शास्त्रीय यथार्थवाद के साथ यह मानते हैं कि संघर्ष को शक्ति संतुलन द्वारा निहित किया जा सकता है, यानी कि शक्ति के बैलेंस ऑफ पावर के साथ हम इसको संतुलित कर सकते हैं। सभी प्रकार के यथार्थवादियों ने एक प्रकार की अवधारणा दी है कि शक्ति का संतुलन संरचनात्मक बनावट के नतीजों के रूप में विशेष राज्यों में और उनके मध्य शक्तियों के वितरण के रूप में देखा जा सकता है। शक्ति और शक्ति क्षमताओं का वितरण एक चर और वोल्टेज की सोच में स्थिर नहीं है, यानी कि अगर शक्ति स्थिर रूप इक्वल और स्थिर हो जाए तो शक्ति संतुलित हो सकती है, और इसकी वजह से युद्ध की स्थिति कम हो सकती है। युद्ध या फिर शांति की संभावना प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर काम करने वाली महान शक्तियों की संख्या, जो कि असंतुलन की अपेक्षा संतुलन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक समान पूर्वाग्रह है। विश्व व्यवस्था महान शक्तियों में बदलते भाग्य से निर्धारित होती है। यह ध्रुवीयता पर जोर देने में परिलक्षित होती है। शक्ति ध्रुवीयता स्थिरता या उसके अभाव के स्तर को संकेतित करती है। वोल्टेज और नव यथार्थवाद आमतौर पर द्विध्रुवीय व्यवस्था को स्थिर और युद्ध की कम संभावना से संबंधित बताते हैं, जबकि बहुध्रुवीय व्यवस्थाओं को अस्थिर और युद्ध की अधिक संभावनाओं के साथ जोड़ गया है। इसने वोल्टेज को अपने अन्य नव यथार्थवादियों को शीत युद्ध की व्यापकता को सकारात्मक रूप से देखने के लिए प्रेरित किया।
एक दीर्घ शांति के रूप में उत्तर शीत युग की बढ़ती ध्रुवीयता के निहितार्थ के बारे में चेतावनी दी और जाहिर किया कि बहुध्रुवीयता के बढ़ते ज्वार से नव यथार्थवादी खुश नहीं हैं। नव यथार्थवादी रचनात्मक अस्थिरता और युद्ध की संभावना के बीच संबंध के बारे में आपस में असहमत हैं। आक्रामक यथार्थवादियों का मानना है कि बहुध्रुवीय दुनिया की अस्थिरता संघर्ष और युद्ध का कारण बन सकती है। तथाकथित रक्षात्मक यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य सत्ता पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के गतिशीलता की परवाह किए बिना तो ये था नव यथार्थवाद की आलोचना। यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शांति केंद्रित समरूपण पर ज़्यादा जोर देते हैं। यथार्थवादी राज्यों की प्रवृत्ति की शक्ति को उस समय तक बढ़ता है जो संघर्ष और युद्ध की घटना को अपरिहार्य बनाता है। शक्ति साधक के रूप में राज्य अपने बाहरी आचरण में हमलावर है और यह दृष्टिकोण इस बात से इनकार करता है कि राज्य सहयोग और पारस्परिक सहायता में सक्षम है। जबकि नए दृष्टिकोण जिसमें कुछ इस प्रकार पाठ्यक्रम चर्चा करते हैं कि राज्यों के हमलावर और सहयोगी दोनों रूप देखते हैं। इसके अलावा ये दृष्टिकोण इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए एक शक्तिशाली आलोचक हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में वैकल्पिक विचार प्रदान करते हैं। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बदलते हैं ये भी बताते हैं। तो इसीलिए यथार्थवादी दृष्टिकोणों की आलोचना हुई और इस तरह आईआर में अराजकता के रूप में यथार्थवाद की अवधारणा इस भावना को नकारती है कि सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था व्यवस्था हो सकती है। यथार्थवाद विश्व दार्शनिक और कल्पनालोक कहा जा सकता है, लेकिन 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व और एक अन्य विश्व युद्ध को रोकने में इसकी निवारक भूमिका ने अराजकता की राजनीति स्थिति को ठीक तरह से योग्य प्राप्त नहीं माना। जैसा यथार्थवाद की कल्पना की थी वैसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र एक विश्व सरकार का पर्याप्त नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह शांति और सहयोग के लिए वैश्विक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है और सुरक्षा परिषद में अध्याय 7 के तहत बल के प्रयोग को अधिकृत करने के लिए विश्वस्त करता है, जिसे तब सदस्य राज्यों को लागू करने पर छोड़ दिया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में एकमात्र तत्व के रूप में मानने की वजह से यथार्थवाद की आलोचना की जाती है। शीत युद्ध के बाद राजनीतिक माहौल के संदर्भ में जहां कर्ता भागीदार की धुंधली सीमाओं से ग्रस्त हो गए हैं, यथार्थवाद की सत्ता एकमात्र क्षेत्र को भारी चुनौती दी गई है। इस आलोचनाओं से होने वाले नुकसान से स्वयं को बचाने के लिए यथार्थवाद ने बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए अपने सैद्धांतिक प्रस्तावों को सुधारने की कोशिश की है। ये कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे कि यथार्थवादी सुधार, विश्व राजनीति के यथार्थवादी उदारवादी स्पष्टीकरण,
जो कि आईआर को समझने के लिए स्पष्टीकरण, विकास, लोकतांत्रिक शांति जैसे दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो कि यथार्थवाद के सुधार के ऐसे प्रयासों ने हालांकि आगे की आलोचकों के रूप में उभारा है। बहुत सारे कारण रहे यथार्थवादियों की आलोचना के। ये सभी कारण में मेन रहा कि और भी दृष्टिकोण आ गए यथार्थवाद के अलावा, जो कि क्या हर कोई अब एक यथार्थवादी है? ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि नहीं, हर कोई यथार्थवादी नहीं है। यथार्थवाद की गिरावट की व्याख्या करते हुए थॉमस वॉल्कर ने और जेफर मार्टन ने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही लोकतंत्र का विस्तार और वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व को मद्देनजर रखते हुए दुनिया यथार्थवाद के अनुकूल नहीं है, यानी कि यथार्थवाद खत्म होता जा रहा है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधों के में अनुसंधान जब वैश्विक राजनीति की प्रतिमानात्मक दृष्टि से बंधा हुआ है, तो साक्ष्य सिद्धांतक चिंताओं की बहुलता वाले एक क्षेत्र में दिखता है। गाइस, हम सारांश जान लेते हैं और इसी के साथ ये इकाई समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इस इकाई में बहुत ही कम वर्डों में समझना है तो आप पहली इकाई देख सकते हैं। पहली इकाई में बहुत अच्छे से और कम वर्डों में समझाया गया है। पहली इकाई पूरी बुक का बेस होती है। अगर आप पहली इकाई अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पूरी बुक अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। तो आइए गाइस, सारांश कर लेते हैं और इसी के साथ ये इकाई हमारी समाप्त हो जाएगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए गाइस, सारांश पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही मौलिक स्तर पर इस इकाई ने संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शक्ति हितों द्वारा सुनीति दृष्टिकोणों से यथार्थवाद के पहलुओं को पढ़ा हमने, यानी कि यथार्थवाद क्या होता है हमने जान लिया, शास्त्रीय यथार्थवाद क्या होता है वो भी जान लिया, नव यथार्थवाद क्या होता है वो भी जान लिया। इससे हमें आईआर के संघर्ष और सहकारी अटकलों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। संघर्ष और युद्ध का पालन करता है यथार्थवाद। शक्ति पे टिका होता है, हम कह सकते हैं मूल मान्यताएं होती हैं। मूल मान्यताएं पढ़ ली हमने इसमें यथार्थवाद की। खंड की पहचान की गई है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कर्ता होता है, प्रत्येक अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। इस इकाई में यथार्थवाद को आईआर पर एक परिप्रेक्ष्य के रूप में आकार देने के लिए 3 प्रसिद्ध आईआर सिद्धांतकारों का योगदान भी चर्चा की है। हमने मोर्गेथ्यू के 6 सिद्धांत भी जाने। उसके अलावा जो कि शक्ति पे केंद्रित थे, वोल्टेज के सिद्धांत भी हमने जाने, जो कि नव यथार्थवाद से संबंधित थे। राज्य अराजक, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, ये सभी ने माना। यथार्थवाद की आलोचनाएं हमने जानी, युद्ध के कारण हमने जाने, यथार्थवाद की उपयुक्त आलोचनाएं, मान्यताएं, और इनका अर्थ यह नहीं है कि आईआर के दृष्टिकोण के रूप में यथार्थवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अभी भी बाकी है दुनिया में। दूरगामी बदलावों के बावजूद राज्य राजनीति में प्रमुख और निर्णायक कर्ता बनता जा रहा है। यथार्थवाद में कमी जरूर आई है, गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और समय समय पर विभिन्न यथार्थवादी सिद्धांतक मान्यताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए बहुत आवश्यक ईंधन की आपूर्ति जारी रखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले की घटना, जो भी यथार्थवाद के अंतर्गत अध्ययन की गई। पूर्ववर्ती आगामी उपायों को सिद्धांत निर्माण के यथार्थवादी उगम के पक्ष में विकास के रूप में देखा जा सकता है। विदेश नीति की कार्रवाई के कारण स्वदेश सुरक्षा के लगातार संदर्भ में, जिसमें अमेरिका का आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध, यानी कि GWOT और OT, और अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया आदि में हस्तक्षेप,
नीति निर्माण में यथार्थवादी सोच के उदय दर्शाया जाता है, देखा जा सकता है इन सब डिसीजंस में यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो गाइस ये थी हमारी 4th इकाई जो हमने अच्छे से पढ़ ली है। उम्मीद है गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।